हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नॉर्मल ज्ञान में। आज आप लोग को हम बताएंगे सेट 2 विज्ञान का। चलिए बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो इसका जो समीकरण बनेगा क्या होगा। इसका पहला समीकरण है r बराबर f/2, दूसरा है f बराबर r/2, तीसरा है r बराबर f और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर होगा f बराबर r/2। ठीक है। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो इसका क्या होगा आंसर, ये होगा 2। ठीक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ठीक है। देखते हैं, क्योंकि ये क्या हमारा समतल दर्पण है। ठीक है। जब कोई प्रकाश जब आता है, इसमें आता है, तो इसका जो परावर्तन होता है इसी ओर होता है, और इसी ओर होने के कारण इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है। ठीक है। तो वाहनों के अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाहनों के पास ये दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। ठीक है, क्योंकि ये इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। चौथा क्वेश्चन है, चौथा हो गया। आप पांचवा में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा मिट्टी। ठीक है। मिट्टी का उपयोग प्रकाश लेंस बनाने में नहीं होता है। ठीक। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, क्या होता है। सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सीधा। ठीक है। और सातवां क्वेश्चन, यदि f का मान 12 सेंटीमीटर है तो r का मान क्या होगा। तो अभी हम लोग आगे देखें, f बराबर r/2 तो r बराबर 2f होगा। तो 2f होगा तो f का मान 12 है, तो यहाँ 2f से 24 चला आएगा आंसर। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है, क्या होता है। आभासी तथा सीधा। ठीक है। अवतल लेंस और उत्तल दर्पण का आभासी व सीधा होता है, आप लोग याद रखिएगा, उत्तल दर्पण का भी। ठीक। डायप्टर मात्रक है, किसका मात्रक है, लेंस की शक्ति का। ठीक। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन, 2 डायप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा, इसका क्या होगा आंसर, 50 सेंटीमीटर। इसका एक फार्मूला होता है f, इसका फार्मूला क्या होता है, d बराबर 1/f। ठीक। तो इसमें क्या हुआ है, d दिया हुआ है 2d, तो 1/f करेंगे। ठीक है। तो इससे क्या होगा आपका, तो f बराबर हो जाएगा 1/2d। तो इससे चला आएगा आपका आंसर 0.5 चला आएगा, और यहाँ सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिएगा। 0.5 को 100 से गुना कीजिएगा तो चला आएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। इसका आंसर होगा आइरिस। ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या है, दृष्टि पटल। आप लोग मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार से ये सब सारा क्वेश्चन है, आप लोग ये सब ध्यान से पढ़िएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो इसमें एक अभिकारक 3 उत्पाद बन रहा है एक अभिकारक से। ठीक है। तो ये कौन सी हो जाएगा, ये वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए 15 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। तो आप लोग कीजिएगा, इसका आंसर आएगा चौथा नंबर Zn + CuSO4, इसका उत्पाद बन रहा है ZnSO4 + Cu। ठीक। 16 नंबर देखते हैं। दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा Cu और PbO। ठीक है। इसका आप लोग समझ में नहीं आएगा ये वाला, तो आप कमेंट कीजिएगा, इसके बारे में हम अच्छा से एक वीडियो बना देंगे। ठीक है।
क्योंकि ये थोड़ा पेचीदा है और इसको आपको अच्छा से बताना होगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा नहीं समझ में आए तो। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विकृत गंधिता कौन सी विक्रिया के कारण होता है? तो क्या होगा? उपचयन। उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है। जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो वो विकृत गंधित हो जाता है। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चूने से सफ़ेदी करते समय चूना में पानी डालने पर ऊष्मा निकलती है, इसमें से कौन सी विक्रिया है? तो इसमें बता रहा है ऊष्मा निकलती है। ठीक है। तो ऊष्मा निकलती है तो ये क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक। तो ऊष्माक्षेपी इसमें दिया हुआ है, लेकिन ऊष्माक्षेपी संयोजन इसमें दिया हुआ है, ऊष्माक्षेपी नहीं दिया है। तो इसमें हम लोग देखते हैं जो चूना और जल का जो मिश्रण होता है वो संयोग करके चूना बनता है उसमें। ठीक है। इसे क्या होगा आंसर? तो ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया। ठीक। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग दूसरा रंग हो जाता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है? तो कौन सी अभिक्रिया होगी इसमें? ये विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है। इसमें कॉपर सल्फेट के विलयन से लोहे को विस्थापित करके इसमें लोह सल्फेट बना रहा है। ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है? इसका क्या होगा आंसर? लिटमस होगा। और भी प्राकृतिक सूचक है, और लिटमस, हल्दी, उड़हुल का फूल, ये सब भी प्राकृतिक सूचक में आते हैं, वो सब भी याद रखिएगा। ठीक। 21 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वो लाल नहीं होगा? मतलब लाल जो होता है वो अम्ल होता है, और यहाँ बोला है लाल नहीं होता है, तो मतलब क्या है कि वो क्षारक होगा। तो इसमें कौन सी होगा इसका आंसर? तो ये कि HCl, HNO3, CH3, COOH ये सब अम्ल है, लेकिन ये आपका C3H12O6 ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक। जो अम्ल नहीं होगा वही आंसर होगा इसका। ठीक। चलिए 22 नंबर देखते हैं। दिए गए लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है, तो हम लोग देखेंगे कि जिसमें H2O रहता है वही क्रिस्टलीकरण का जल में चला आएगा। जैसे कि किसी में हाफ H2O रहता है, किसी में 2H2O रहता है, वो सब आप फार्मूला में देखिएगा। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर CuSO4 1,5H2O, इसमें क्रिस्टलीय जल कौन सी है? अब लोग क्रिस्टलीय जल के कितने अणु हैं, यही क्वेश्चन पूछ दे कि CuSO4 1,5H2O में क्रिस्टलीकरण के कितने जल मौजूद हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ 5 दिया हुआ है ना, यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 क्रिस्टलीय जल इसमें मौजूद है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 23 नंबर। अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा NaHCO3। ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं। जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्यों? कोई भी अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित कब करता है? जिसमें वो H+ आयन उत्पन्न होता है। तो इसमें क्या बोल रहा है? अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, तो मतलब H+ आयन उपस्थित नहीं होने के कारण होगा। ठीक। अब हम लोग देखते हैं 25 नंबर। पदार्थ ABCD का pH मान 2, 7, 10, 14 है। ठीक। यह पदार्थ में कौन अम्ल है? तो हम लोग जानते हैं कि जिसका मान 0 से 7 के बीच होता है वो क्या होता है? अम्ल होगा। तो इसमें क्या है? इसमें 2 है, 2 यहाँ है, तो 2 क्या है? अम्ल है। तो इसमें 2 आंसर नहीं है, इसमें ABCD में दिया है, तो जो 2 किसका मान है? A का मान है, तो इसका आंसर क्या होगा? A। ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, जिसका मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, और जो 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारीय होता है। आगे देखते हैं। इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है? ठीक। इसमें सूर्य का प्रकाश सिल्वर क्लोराइड को वियोजित कर रहा है। ठीक है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? प्रकाश वियोजन। तो इसमें आंसर है वियोजन है, तो वियोजन मारेंगे। ठीक है। लेकिन इसका एकदम एक्यूरेट आंसर होगा प्रकाश वियोजन। ठीक। चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर। शरीर में उत्पन्न हानिकारक अविशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया जीव प्रक्रम में होता है। किस प्रक्रम में होता है? वह होगा उत्सर्जन। ठीक।
28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा जल, क्योंकि जल के टूटने से ही ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? तो इसका आंसर होगा प्राणी समभोजी पोषण, क्योंकि अमीबा ये अपने आसपास आने वाले बहुत सा जो प्राणी होते हैं वो उसके अपने कुटपात के द्वारा उसको पकड़ लेते हैं और अपना भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा प्राणी समभोजी पोषण। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा टाइलिन। टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन प्रक्रिया में पाइरूवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है? तो इसका आंसर होगा कोशिका द्रव में। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? तो आप लोग शायद इसमें कंफ्यूज होंगे। इसका आंसर आप लोग जाइलम या फ्लोएम, ये दो आंसर होगा। तो आप लोग क्या बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? जाइलम होगा या फ्लोएम होगा? आप लोग सोचिए, हम आपको इसके लिए आसान तरीका सबसे बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें क्या बोला है, जाइलम या फ्लोएम, ये दो आंसर होगा। आप लोग जान सकते हैं। ठीक है, तो जल तथा खनिज लवण बोला है। ठीक, तो जिसमें आप लोग देखिएगा जल का संवहन होगा उसका हो जाएगा जाइलम। इसमें जो पहला अक्षर आता है और जल में भी जो पहला अक्षर आता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। जिसमें जल होगा उसका जाइलम। ठीक, उसके बाद ये खाद्य पदार्थ होगा वो उसका संवहन कौन करेगा? उसका फ्लोएम करेगा। आप लोग इतना याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग को बताएं वो याद रखिएगा। जिसमें जल रहेगा वो जाइलम। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए किस प्रक्रम आवश्यक है? कौन सा प्रक्रम आवश्यक है? आंसर क्या होगा इसका? इसका होगा जनन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जनन। 34 नंबर। दिए गए चित्र किस प्रकार के जन्म को दर्शाता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा पुनरुद्भवन। क्या होगा इसका आंसर? पुनरुद्भवन। चलिए 35 नंबर देखते हैं। परागन का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? परागन कहलाता है। ठीक है, परागन में कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, एक स्वपरागन, एक पर परागन। अगर कोई पुष्प अपने ही परागन के द्वारा उसी के स्त्रीलिंग के कोश में जाता है तो वो स्वपरागन, और वही पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के स्त्री केश में जाता है, इसको क्या कहेंगे? पर परागन। ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भ्रूण को माँ के गर्भाशय की किस भाग में पोषण मिलता है? किस भाग से पोषण मिलता है? तो इसका आंसर क्या होगा? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से भ्रूण को माँ के गर्भाशय से पोषण मिलता है। ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तम ऊर्जा स्रोत की क्या विशेषताएं हैं? इसका आंसर होगा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन। पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा 15 किलोमीटर पर आवर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और दो क्वेश्चन हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह के वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर। निम्नलिखित में कौन समाप्य ऊर्जा स्रोत है? तो इसका आंसर क्या होगा? कोयला। इसका आंसर क्या होगा? कोयला। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। परागकोश में होता है, क्या होता है? परागकोश में परागकण। ठीक है, इसका आंसर परागकण होगा। तो आप लोग मेरा वीडियो देखें, इसके लिए धन्यवाद। आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे आपसे।